अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ क्लियर है? और स्क्रीन का भी फीडबैक दे दें मुझे। जी सर, आपकी आवाज़ भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी शो हो रही है सर। ठीक है सर, कोरम ऑफ मैं कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। जी ठीक है, स्टूडेंट का वेट करूँगा 4:15 तक, क्योंकि ठीक है सर, कोई स्टूडेंट माशाल्लाह ठीक। काफ़ी हैं। जी जी। तो ज्वाइन ठीक होने है में सर, उनको तो टाइम वैसे लगता भी अभी टाइम तो रहता है, कोई इशू नहीं है सर। है। जी चलें, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे ना एक स्टूडेंट है अजीम और एक होगा खालिद जवेद। इन दोनों का माइक आप ओपन कर दें ताकि इन केस ऑफ एनी जो डिस्टॉर्शन है ये मुझे टाइमली इन्फॉर्म कर सकें। सर, थोड़ा सा माइक का तो इशू है, थोड़ा सा मना किया गया है मुझे। तो मैं आपके साथ जी, ही हूँगा सर, मैं आपके साथ ही हूँगा सर। चलें ठीक है फिर। थैंक यू ठीक सर। है सर, ओके सर। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मेरी आवाज़ आप लोगों को आएगी, थोड़ा इंतज़ार कर लिया करें क्योंकि अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो लिंक के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग एक साथ ही स्टार्ट करें। 75 हो गए हैं। विद इन 5 मिनट्स जो है ये फिगर जो है इंशाल्लाह 100 तक पहुँच जाएगी तो हम स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स का। हमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग को डिस्कस किया है अभी तक। मीटिंग की और भी एग्ज़ाम हैं लेकिन अभी हमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग को डिस्कस किया है।
सर ये मीटिंग्स कितनी टाइप्स की होती हैं, तो इसके लिए सेक्शन नंबर 131 स्टैट्यूटरी मीटिंग, 132 एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग 131 मैंने आपको पढ़ाया। फिर इनकी यकीनन आपने ऑनलाइन भी मुझसे क्लास ली और यकीनन मुझे ये बिलीव है कि आपने इनको अच्छी तरह समझा और पढ़ा। इनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जब तुम पढ़ोगे सेक्शन नंबर 131, 132 और 1333, याद रखिएगा, सेक्शन याद नहीं करने, ये सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए है या एग्जामिनर के रेफरेंस के लिए है। आपने इनको अंडरस्टैंड करना है और प्रोसीजर समझना है। साथ साथ आप नोटबुक ओपन रखें, साथ साथ जो होता है एमसीक्यूज बनाएं अपने, ताकि ये जो हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है इसमें 60 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। अगर आप अटेंटिवली क्लास को अटेंड करें तो ये 60 मार्क्स जो हैं आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो ऑल सच मीटिंग जो है लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अगर तुमने तीनों सेक्शन पढ़ लिए हैं तो बाकी भी तो सेक्शन पढ़ने हैं। वो बाकी क्यों पढ़ने हैं सेक्शन, तो लॉ की रिक्वायरमेंट है ऑल दोज मीटिंग्स मस्ट बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। प्रॉपरली कन्वीन्ड में मैंने आपको सारा पढ़ाया कि नोटिस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कितने दिन पहले बनाते हैं, किसको सेंड करना है और कैसे सेंड करना है, नोटिस का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, वो सारी बातें। और नोटिस में आपने कौन कौन से बिजनेस को कैसे और कहाँ पे लिख के बेचना है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई प्रॉपरली कन्वीन्ड में। इसके बाद मैंने आपको बताई मोहम्मद इकबाल साहब, वो भी इंशाल्लाह है हमारे, लेकिन अभी मैं शेयर होल्डर मीटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड, कि जब एक मीटिंग बुलाई जाती है हमने ये देखना है कि मीटिंग जो है प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ हो गई है। अगर कोई मेंबर खुद आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो क्या उसकी जगह कोई प्रॉक्सी आया है, वो सारी प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट जो कि मैंने कल आपके साथ डील की, हमने एक सेक्शन पढ़ा। और प्रॉक्सी को सारे वही राइट्स दिए जाएंगे जो कि एक मेंबर के पास मौजूद होते हैं। फिर हमने प्रॉक्सी में पढ़ा कि एक पर्सन जो है मोर देन वन प्रॉक्सी जो है अपॉइंट नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो सारे के सारे प्रॉक्सी नाअहल करार हो जाएंगे, कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि कोरम पूरा है। मिनिमम नंबर जो रिक्वायरमेंट है लॉ की, या आपने अगर उससे ज़्यादा नंबर अपने आर्टिकल में लिखे हुए हैं, क्या वो पर्सन पूरे हो गए हैं और उतनी शेयर होल्डिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अगर जवाब हाँ में है तो आपने मीटिंग कंडक्ट करनी है, नहीं तो वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। इसके बाद आज जो है प्रॉपरली कंडक्टेड के ऊपर मेरा लेक्चर है कि इस मीटिंग को हमने कैसे कंडक्ट करवाना है और कौन से मैटर्स हैं जो हमने इस मीटिंग में डील करने हैं। इसकी तरफ जानने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताता होता हूँ कि पढ़ने से पहले थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल अगर हम देख लें और उसको अच्छी तरह समझ लें तो हमारा आगे जितनी भी प्रोविजंस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये आपके पास साफ एक स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं एक सिनेरियो क्रिएट करने लगा हूँ। ये कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये कंपनी के डायरेक्टर हैं। इन्होंने सारा साल काम किया। अब ये एक मीटिंग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग, AGM, ठीक है। और ये मीटिंग जो कंडक्ट करवाएंगे ये इस हॉल में कंडक्ट करवाएंगे। मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनना है। डायरेक्टर्स ने सेक्रेटरी जो है कंपनी का उसको हुक्म देना है कि एक नोटिस बनाओ और नोटिस को वैसे ही उन लोगों तक पहुंचा दो जैसे कि तुमने अपने टीचर से पढ़ा है और जैसे कि इसकी रिक्वायरमेंट मौजूद है कंपनीज एक्ट 2017 में। बिल्कुल ठीक ठीक वैसे बनाना, देख लेना कोई गलती ना करना। गलती के कोई चांसेस नहीं है भाई यहाँ पे। अगर यहाँ पे गलती है तो वहाँ पे फाइन है और हैवी फाइन है।
वो नोटिस बनता है इन सब लोगों के लिए, ठीक है। ये सारी आवाम बैठी हुई है, इन सब लोगों के लिए ये नोटिस बनता है। इनको उसी तरीके से डिस्पैच हो जाता है जो तरीका आप लोगों ने पढ़ा है, और उसी फॉर्म में नोटिस जाता है जो मैंने आपको दिखाए हैं। इन सब लोगों को नोटिस चला गया, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर किया। अब इन लोगों ने नोटिस को पढ़ा, और नोटिस को पढ़ने के बाद इन लोगों ने डिसाइड करना है, या तो ये खुद जाएंगे क्योंकि इन लोगों का भाई कंपनी में पैसा लगा हुआ है, या तो ये लोग जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, या तो ये खुद जाएंगे या अपनी जगह किसी और को भेजेंगे। अगर आर्टिकल कहता है कि अपने ही किसी साथ वाले मेंबर को अलाउ करना है एज अ प्रॉक्सी, तो उसे भेजेंगे, अपनी प्रॉक्सी, अपनी वोटिंग पावर उसको कन्वर्ट करके। या ये अगर आर्टिकल ने अलाउ किया है कि आप अपना कोई भाई या कोई कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जानने वाला, या कोई अपना वकील वगैरह, उसको अलाउ कर सकते हैं, तो आप उसको भी भेज सकते हैं। तो ठीक है, नोटिस इनको मिला और ये मीटिंग की डेट पे ये सब लोग यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड की, कि प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड की, कि मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों ने देख लेना है कि क्या इनमें से कम वो लोग आ चुके हैं जितने रिक्वायरमेंट है, और प्रॉक्सी किस किस की आई है, कौन कौन प्रॉक्सी है, ठीक है। वो सारी रिक्वायरमेंट हमने यहाँ तक फुलफिल करनी है। उसके बाद उसके बाद अब हमने इस एरिया को डिस्कस करना है कि अब इस हॉल में होने क्या जाने लगा है। मीटिंग वाले दिन ये डायरेक्टर्स जिन्होंने नोटिस भेजा है, ये सारे अपनी जगह पे आके बैठ जाएंगे। डायरेक्टर्स में से कोई एक चेयरमैन होगा जो कि मीटिंग का ऑर्डर जो है उसको कंट्रोल करेगा। मीटिंग के ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, अगर कोई चेयरमैन नहीं है तो मीटिंग के लिए एक चेयरमैन ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है, जो कि देखता है मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट हो रही है एज पर द गाइडलाइन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे होता है चेयरमैन। ये सब लोग आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। इन लोगों को बताया जा चुका है कि आपके साथ जो मैटर डील होने हैं वो ऑलरेडी हमने नोटिस में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, डन। यहाँ तक पिक्चर आपके साथ क्लियर मैंने की। अब आगे की कहानी सुने। आगे की कहानी के ऊपर हमारा सारा लेक्चर बेस करता है, ठीक है। आगे की कहानी ये है कि इन सब लोगों के पास वो नोटिस मौजूद है जिसमें इस सेक्रेटरी ने दो चीज़ें लिखी हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। सर ऑर्डिनरी बिजनेस ऐसा बिजनेस जो कि लॉ ने फिक्स कर दिया, और चार किस्म के ऑर्डिनरी बिजनेस जो हैं लॉ ने फिक्स किए हैं। वो चार किस्म के बिजनेस कौन कौन से हैं, कि जब भी आपने मीटिंग कॉल करवानी है तो ऑर्डिनरी बिजनेस में तुमने चार बातें लिखनी है, कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आपने उसकी अप्रूवल लेनी है, कि वो इन लोगों ने अप्रूव किए थे। दोबारा इनसे पूछ लो, दोबारा इनसे कंफर्मेशन ले लो कि ये लास्ट मीटिंग हुई थी और ये बातें अप्रूव हुई थी, आपको अगेन अप्रूव कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने इनकी अप्रूवल लेनी है इस पीरियड में, जिस पीरियड की एजीएम करवाई जा रही है ना 2019 की, तो 2019 की एजीएम के आपने इनसे फाइनेंशियल अप्रूव करवाने हैं। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो बैलेंस शीट नोटिस के साथ भेजी थी और ऑडिटर रिपोर्ट जो भेजी थी वो अप्रूव करवानी है। तीसरी बात जो ऑर्डिनरी बिजनेस में कही गई है और आप लोगों ने पढ़ी है, इन लोगों के साथ तुम डिविडेंड की बात करना, कि सारा साल हमने ये परफॉर्मेंस की है और डायरेक्टर के ख्याल के मुताबिक कंपनी जो है उसको डिविडेंड इतना मिलना चाहिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को, इसके ऊपर वोटिंग करवानी है। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो ऑर्डिनरी बिजनेस में है कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर करवाना है। फिफ्थ पॉइंट है सॉरी, ऑर्डिनरी बिजनेस में 5 चीजें होंगी। फिफ्थ पॉइंट है कि इलेक्शन ऑफ
इलेक्शन कह लें, सॉरी सिलेक्शन कह लें, सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर कि नए साल के लिए कौन सा ऑडिटर हमने सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर। अब ऑर्डिनरी बिजनेस है, याद रखना बच्चों, सिर्फ ये ऐसे 5 बिजनेस है जिसके ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, और इसके ऊपर जो करारदाद होगी उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जब ये मैटर डिस्कस होंगे, पहले पहला मैटर प्लेस किया जाएगा ऑर्डर वाइज, फिर दूसरा मैटर मीटिंग के सामने प्लेस किया जाएगा और वोटिंग ली जाएगी। इन सब को अप्रूव करवाने के लिए लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को अप्रूव करवाने के लिए तुम्हें मेजोरिटी चाहिए, 50% की मेजोरिटी चाहिए, एटलीस्ट 50% टू अबव। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 51% टू अबव से मेजोरिटी आती है। 51% की अगर मीटिंग में मेजोरिटी होगी, लेट्स सपोज अगर मीटिंग में सेक्रेटरी एक स्टेटमेंट पढ़ता है कि डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है, और जैसा कि आपको नोटिस में बताया गया है, डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है कि इस साल 2019 में कंपनी की परफॉर्मेंस ये रही है, आप सबको 1 शेयर के बदले 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा। इसकी रजामंदी के लिए जो राजी है वो हाथ खड़े कर दें, जो नहीं राजी वो हाथ खड़े कर दें। ठीक है, तो 51% की मेजोरिटी चाहिए हमें। ऑर्डिनरी बिजनेस याद रखना 51% की वोटिंग से अप्रूव हो जाता है, मेजोरिटी का वर्ड है। ठीक है, मेजोरिटी का वर्ड है। ऑर्डिनरी बिजनेस इन चारों बिजनेस को अप्रूव करवाने के लिए याद रखना, सिर्फ डायरेक्टर का इलेक्शन जो है ना, ये किसी और वे से अप्रूव होगा। इसको अभी यहाँ से निकाल दो, इसको यहाँ से निकाल दो, इसका अलग मेथड है, इसको अप्रूव करवाने का ना अलग मेथड है। वो हमने डायरेक्टर के पोर्शन में जाके पढ़ना है कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर की वोटिंग कैसे होती है। इसको अभी यहाँ से निकाल दो, फिर कितने बचे, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस बचे तुम्हारे पास। ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस, ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस अपने पास लिख लो। कंसेप्चुअल है कि इनको अप्रूव करवाने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसका मतलब कि 51% से आपको अगर वोटिंग इनके ऊपर हो जाती है तो ये अप्रूव हो जाएंगे। इसके बाद मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस की डिस्कशन के बाद अगर कोई स्पेशल बिजनेस है, इन चारों के अलावा कोई भी अगर मीटिंग में बात होती है, तो उसके ऊपर जो लॉ ने रिक्वायरमेंट दी है कि स्पेशल बिजनेस को तुमने अप्रूव करवाना है बाय द मीन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय द मीन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तुमने हमेशा स्पेशल बिजनेस को, और स्पेशल बिजनेस होते क्या है यार, अगर ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा कोई भी बात होने जा रही है ना मीटिंग में, वो स्पेशल ही कंसिडर होगी। पूरे कंपनी एक्ट में ये अपने पास बात लिख लो, जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नेम ऑफ कंपनी, हर टॉपिक में अगर हमें लगा कि हमने कोई चेंज करवानी है, नेम की चेंज करवानी है, आर्टिकल में कोई चीज़ चेंज करवानी है, तो वो सारी बातें स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू प्रूव होंगी। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर इनके अलावा कोई अप्रूवल लेगी ना शेयर होल्डर से, इन 4 बातों के अलावा कोई अप्रूवल लेगी, तो वो अप्रूवल ली जाएगी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन से। तो स्पेशल रेजोल्यूशन सर होती क्या है? बोथ वर्ड ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। 2017 के सेक्शन नंबर 2 ने दोनों को डिफाइन कर दिया। उसका शॉर्ट बताता हूँ। स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूव करवाने के लिए लॉ कहता है तुम्हारे पास 70 एटलीस्ट 75% की मेजोरिटी हो। अगर 75% जो हैं वोटिंग पावर वो हाँ में जवाब देते हैं तो ये रेजोल्यूशन पास होगी, नहीं तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। लॉ में तो इवन वर्ड्स मौजूद हैं 3/4 मेजोरिटी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सर ये 51% और 75% ये क्या है, ये वोटिंग पावर क्या है? तो भाइयों याद रखना है, याद रखना है कि एक मेंबर के पास कितनी वोटिंग पावर है। ये जो तुम्हें इतने ज़्यादा मेंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, तो एक मेंबर के पास कितनी वोटिंग पावर है?
अपने पास नोट करो। अगर तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं, ये एक ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसमें मेंबर्स हैं, जिन्होंने गारंटी दी हुई है कि कंपनी जब वाइंड अप होगी तब देखा जाएगा, तब मुझसे पैसे मांग लेना। इसका मतलब इसका कोई शेयर कैपिटल नहीं, इसमें मेंबर्स मौजूद हैं। तो अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या ये ऐसी कंपनी है, इसको कहा जाता है जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो हर एक मेंबर के पास एक वोट होगा। अगर एक कंपनी जिसका कोई मेंबर नहीं है, कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो ऐसी कंपनी के हर मेंबर के पास एक वोट होता है, 1 वोट अगेंस्ट 1 मेंबर। और ऐसी कंपनी, अगर ये ऐसी कंपनी हो जिसका शेयर कैपिटल है, चाहे ये पब्लिक कंपनी है, चाहे ये प्राइवेट कंपनी है, चाहे ये पब्लिक लिस्टेड है, चाहे ये अनलिस्टेड है, अगर इसका शेयर कैपिटल है तो हर मेंबर को उतने वोट्स अलाउ किए जाते हैं जितनी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर होती है। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से मुराद, सर अगर एक शेयर 10 रुपए का है, एक पर्सन के पास 100 शेयर्स हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1000। तो इसका मतलब इस पर्सन के पास 1000 वोटिंग है। इसके पास कितने वोट्स हैं? 1000 वोट्स हैं। तो इन केस ऑफ शेयर कैपिटल, वोटिंग पावर विल बी प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू मैंने बोली, जो कि बैलेंस शीट में लिखी जाती है, पेड अप वैल्यू, ना कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू से वोटिंग की पावर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। तो सर इतनी वोटिंग पावर होगी। फिर ये सब लोग जब मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, जब इनके पास ऑर्डिनरी बिजनेस आएगा, तो ये अपनी राय देंगे। लॉ की रिक्वायरमेंट है, चेयरमैन इनसे बोलेगा कि जो लोग रजामंद हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दें, और जो लोग रजामंद नहीं, बाद में उनके हाथ खड़े करवा लें। लोगों के हाथ गिने जाएंगे, इसको बोलते हैं शो ऑफ हैंड्स। लोगों के हाथ गिने जाएंगे, उनकी वोटिंग पावर गिनी जाएगी, और इसके बाद चेयरमैन रिजल्ट अनाउंस कर देगा कि इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया या फेल कर दिया गया। पहला तरीकाकार है शो ऑफ हैंड्स। अगर चेयरमैन चाहे, जैसे डिविडेंड की मैंने एग्जांपल दी कि सेक्रेटरी ने खड़े होके ये लाइन पढ़ी कि जैसा कि नोटिस में भी आपको बताया गया, अब हम बात करते हैं अपने एजेंडा आइटम डिविडेंड के ऊपर। इस साल के अंदर 2019 में कंपनी ने लेट्स सपोज 19 मिलियन प्रॉफिट कमाया, और कंपनी के डायरेक्टर की ये रिकमेंडेशन है कि सब मेंबर्स को ₹1 का डिविडेंड अगेंस्ट एक शेयर के दिया जाएगा। पहले तो वोटिंग इसके ऊपर करवाई जाएगी शो ऑफ हैंड्स से। लॉ में रिक्वायरमेंट है कि अगर चेयरमैन चाहे तो किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर, किसी भी रेजोल्यूशन 1, 2, 3, 4 और ये स्पेशल रेजोल्यूशन 5, किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर कह सकता है कि वोटिंग बाय पोल होगी। पहले तो ये इख्तियार दिया गया इस चेयरमैन को कि वोटिंग जो है बाय पोल करवा लेना। अगर तुमने शो ऑफ हैंड से रजामंद नहीं हो तो बाय पोल करवा लेना। अगर शेयर होल्डर रजामंद नहीं है शो ऑफ हैंड से, तो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि वोटिंग बाय पोल की जाए। तो शेयर होल्डर अगर रजामंद नहीं है तो इनके पास 1/10 की मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी 10% की मेजोरिटी होनी चाहिए। तो ये सारा तरीक़ेकार है आज के लेक्चर का जो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपरली कंडक्टेड। रेजोल्यूशन क्या होती है? Resolution is a formal way in which a company can note decision that are to be made at the meeting of the company of members. There are two types of resolution, ordinary resolution and special resolution. याद रखना ये resolution वही होंगी जो कि पहले से नोटिस में लिख के भेज दी गई हैं। इन
इनके अलावा कोई रेजोल्यूशन डिस्कस नहीं होगी। अगर वो डिस्कस करनी है तो चेयरमैन की अप्रूवल चाहिए, सबकी रजामंदी चाहिए, लेकिन नोटिस में जो बात होगी वही डिस्कस होगी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? सेक्शन 2/46 में डिफाइन किया गया, एक ऐसी रेजोल्यूशन जो कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ द वोट। मेंबर जो है ये वोट खुद दे सकते हैं या वीडियो लिंक के ज़रिए दे सकते हैं, या उनका प्रॉक्सी जो है ये वोट दे सकता है। ये शो ऑफ हैंड से दे सकते हैं या किसी पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट क्या है अभी पढ़ेंगे, या किसी पोल के थ्रू दे सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? अगर आपने नोटिस ऑफ मीटिंग में एक स्पेशल बिजनेस लिख के भेज दिया है तो वो बिजनेस पास होगा सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए। लॉ की रिक्वायरमेंट है कि स्पेशल रेजोल्यूशन एटलीस्ट के वर्ड हैं 75% से अप्रूव होनी चाहिए। अगर आप कम अज़ कम 75% की मेजोरिटी ले लेते हैं, अप्रूवल ले लेते हैं, तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। वही तरीकाकार कि स्पेशल रेजोल्यूशन में मेंबर जो है वोट या तो खुद देगा या वीडियो लिंक के थ्रू देगा या प्रॉक्सी के जरिए देगा। एक बात नोट करें कि जो भी रेजोल्यूशन जाती है वो उसका नोटिस 21 दिन पहले जाता है मीटिंग के। किसी भी मीटिंग का नोटिस उससे 21 दिन पहले जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा है। लेकिन बाज सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि मीटिंग जल्दी कंडक्ट करवानी पड़ती है। बाज डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं कि 21 दिन से पहले जो है स्पेशल बिजनेस अप्रूव करवाना होता है। इन केस ऑफ लेट्स सपोज कि कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, उसने फंड रेज करने हैं, उसने किसी बैंक से कोई हैवी अरेंजमेंट करनी है, कोई हैवी लोन लेना है, तो उसको मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। अब क्या वो 21 डेज का इंतजार करे? तो स्पेशल रेजोल्यूशन में इस बार जो अमेंडमेंट की गई, उन्होंने कहा पहले थी स्पेशल रेजोल्यूशन जब भी पास करवानी है 21 दिन पहले का नोटिस भेजो तुम, लेकिन अब जो है कि तुमने अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी है तो या तो 21 दिन पहले का नोटिस भेजो, या तुम ऐसा कर लो कि 21 दिन पहले से भी तुम मीटिंग कर सकते हो। 21 दिन पहले भी मीटिंग 21 डेज नोटिस वाज सर्व्ड। मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी मीटिंग करनी है 21 दिन पहले बताया जाए, लेकिन अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन है तो कहता है आप 21 दिन, जो 21 दिन का टाइम है उससे कम पीरियड में भी मीटिंग करवा सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कमीशन से भी पूछना पड़ेगा। कमीशन से पूछना पड़ेगा कि हमें एक स्पेशल मीटिंग करनी है, स्पेशल जो है वो रेजोल्यूशन पास करवानी है, क्या आपकी इजाज़त है? उसके बाद इन केस ऑफ अदर कंपनीज एज वेल एज लिस्टेड कंपनीज, तमाम मेंबरान से भी रजामंदी लेनी है कि हम जल्दी एक मीटिंग करने वाले हैं, क्या आप राज़ी हैं? अगर वो राज़ी हो जाएं और 21 दिन पहले इकट्ठे हो जाएं तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन वो पास करवा सकते हैं। ये थी स्पेशल रेजोल्यूशन। कंडक्ट ऑफ मीटिंग। अब देखिए सब लोग आ गए हैं, कोरम भी पूरा हो गया है, ये मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है। तो सेक्शन नंबर 134 का आधा हिस्सा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वो वहाँ पे था प्रॉपरली कन्वीन्ड में। अब प्रॉपरली कंडक्टेड में आधा हिस्सा इसका पढ़ाऊँगा। मेंबर ऑफ अ कंपनी में पार्टिसिपेट, मेंबर या तो खुद आएंगे, पर्सनली आएंगे, या वीडियो लिंक के थ्रू आएंगे, या प्रॉक्सी के थ्रू आएंगे, आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है, हर मेंबर के पास इतने वोट हैं जितनी पेड अप वैल्यू की वैल्यू है, प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। एनी मेंबर होल्डिंग शेयर और अदर सिक्योरिटी, कहता है अगर किसी मेंबर के पास कोई शेयर है या कोई इस किस्म की कोई सिक्योरिटी है और उसका ये राइट बनता है कि वो मीटिंग में वोट दे सके। अगर तुमने अपने आर्टिकल में कोई ऐसी बात लिखी हुई ना कि मेंबर वोट नहीं दे सकता, तो वो वाली बात गलत है। कहता है
उस आर्टिकल में अगर ये बात तुमने लिखी हुई कि फलां मेंबर उसके पास इतने वोट हैं, वो वोटिंग का राइट नहीं रखता, तो कहता है वोटिंग शेयर के अगेंस्ट अगर तुमने कोई बात अपने आर्टिकल में लिखी है ना, तो उसका इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। इन केस यानी कि मेंबर की पार रहेगी, अगर तुमने ये कोई ऐसी बात लिखी है तो वो वाइड है। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, पहले बता चुका हूँ, अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी है, मेंबर्स ही हैं उसके, तो हर मेंबर का एक शेयर, एक वोट है। ओना पोल, पोल जब होगा, जब किसी रेजोल्यूशन के ऊपर डिसीजन मेकिंग लेनी है, वोटिंग लेनी है, ओना पोल वोट में बी गिवन पर्सनली आर थ्रू वीडियो लिंक आर बाय प्रॉक्सी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आर थ्रू पोस्टल बैलेट इन एनी मैनर एज कंडीशन में बी स्पेसिफाइड। पोस्टल बैलेट होता क्या है? पोस्टल बैलेट होता क्या है? पहले तो शो ऑफ हैंड का पता होना चाहिए। शो ऑफ हैंड का मतलब है आप मीटिंग में बैठे हैं, आपके सामने एक रेजोल्यूशन पड़ी गई, अगर आप उसके हक में हैं तो अपना हाथ खड़ा कर दें, जैसे यार ये देखो, ये पिक में ये इनके सामने कोई रेजोल्यूशन पड़ी गई, जो लोग रजामंद हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, ये देखो शो ऑफ हैंड ये होता है। फिर जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, अगर तो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो इनका नाम लिख के इनकी वोटिंग पावर भी गिन ली जाती है। फिर उसके बाद पूछा जाता है जो इस रेजोल्यूशन के हक में नहीं है वो हैंड रेज खड़ा कर दें, तो उनके भी हैंड जो हैं उनको काउंट करके उनकी भी वोटिंग पावर हम गिन लेते हैं। अब ये देखें, इसमें लाजमी है कि जो मेंबर स्टिल बैठे हुए हैं वो भी अपनी राय दें। ठीक है, ये होता है शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड के बाद, शो ऑफ हैंड के बाद नया कंसेप्ट जो है वो ये है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है? पोस्टल बैलेट का मतलब है वोटिंग बाय पोस्ट आर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप जो है मीटिंग में ये वोटिंग करें, मीटिंग के लिए किसी करारदाद के इंगेस्ट कोई वोटिंग करें, और वो वोटिंग करें थ्रू पोस्ट या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट shall be subject to the provisions in the article of the association of the company। कहता है अगर वोटिंग करवानी है ना पोस्टल बैलेट के जरिए, तो इसकी गाइडलाइन तुमने अपने आर्टिकल में लिखनी है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कंपनी एक्ट 2017, और जैसा कि कंपनी एक्ट 2017 में भी प्रोवाइड कर दिया गया। पोस्टल बैलेट के ऊपर एसईसीपी की डिटेल में रेगुलेशन मौजूद हैं। पोस्टल बैलेट की रेगुलेशन हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, इसीलिए हमें सिर्फ ये पढ़ना है पोस्टल बैलेट होता क्या है। इसी तरह सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है? अ मेथड ऑफ वोटिंग इन विच ईच पर्सन राइट्स देयर चॉइस ऑन अ पीस ऑफ पेपर so that no one else know how they have voted। ये वोटिंग इस टाइप की है कि एक सादा पेपर के ऊपर पर्सन अपनी चॉइस लिखता है और उसको जाके एक बॉक्स में डाल देता है। ये होता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग। ठीक है, पोस्टल बैलेट एक ऐसा तरीका कार जिसके जरिए आप अपनी चॉइस को पोस्ट करेंगे या मेल करेंगे। ठीक है, इसके बाद वोटिंग टू बी वोटिंग टू बी बाय शो ऑफ हैंड इन फर्स्ट इंस्टेंस। कहता है जब भी तुमने वोटिंग करवानी है ना, तो पहले तुमने शो ऑफ हैंड लाजमी करवा लेना है। अनलेस द पोल इज डिमांडेड, अनलेस द पोल इज डिमांडेड, अगर कोई कह दे कि पोल करवाओ तो फिर पोल करवाना है। अनलेस द पोल इज डिमांडेड एनी जनरल मीटिंग in any at any general meeting, resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands। शो ऑफ हैंड्स के जरिए उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन ऑन शो ऑफ हैंड। जब शो ऑफ हैंड से वोटिंग गिन ली जाती है तो चेयरमैन क्या करेगा?
on a vote on a resolution at a meeting on show of hand, a declaration by the chairman that the resolution has or hasn't been passed are passed unanimously or by particular majority इज कंक्लूसिव एविडेंस। कहता है किसी भी मीटिंग में किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर अगर चेयरमैन ये अनाउंस कर दे कि रेजोल्यूशन पास हो गई है, या वो कह दे रेजोल्यूशन नहीं पास हुई, या वो कह दे यूनैनिमसली का मतलब है मुत्तफ़िका तौर पर, या वो कह दे कि रेजोल्यूशन जो है वो मुत्तफ़िका तौर पर पास हो चुकी है, या इतनी परसेंट मेजोरिटी ने ये रेजोल्यूशन पास कर ली है, तो कहता है ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब कि ऐसा एविडेंस जो कि खुद एक सबूत होगा कि रेजोल्यूशन जो है ये पास हो चुकी है। ठीक है, is the conclusive evidence that the fact without proof of the number or proportion of the vote recorded in the favor or against of the resolution। वो कहता है ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि रेजोल्यूशन विदाउट एनी, आप उसको बताएं कि इसके खिलाफ कितने हैं, इसके हक में कितने हैं, वो कहता है कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड। एन एंट्री, फिर कहता है अगर यहाँ से तुम्हारी तसल्ली नहीं ना होती कि तुम्हें पता ही नहीं चला रेजोल्यूशन पास हो रही है कि नहीं, तो कहता है एन एंट्री इन ऑफ सच आ डेक्लेरेशन, कहता है फिर इसके अल्फाज की जो एंट्री होती है, इसके अल्फाज जो लिखे जाते हैं इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज आल्सो द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट विदाउट सच प्रूफ। ठीक है, डिमांड फॉर पोल। पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रेजोल्यूशन पढ़ी जाएगी तो उसका फैसला जो होता है शो ऑफ हैंड से होगा। चेयरमैन उसका रिजल्ट अकॉर्डिंगली अनाउंस कर देगा, उसके रिजल्ट को जब वो अनाउंस करेगा मिनट्स में लिखा जाता है। डिमांड फॉर पोल क्या होता है, ये देखें, ये आपके सामने पोल बना हुआ है, ठीक है, और आप ये खबरें सुनते भी रहते हैं, लॉ को छोड़ें आप टीवी पे सुनते सुनते रहते हैं पोलिंग स्टेशन का टाइम इतने से इतने बजे तक है। वो पोलिंग स्टेशन होता क्या है, एक सीक्रेट बॉक्स होता है, सीक्रेट बैलेट होता है जिसमें आप अपनी चॉइस यस और नो लिख के उसमें फेंक देते हैं। डिमांड फॉर पोल का मतलब क्या है, बिफोर आर ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कहता है बिफोर रिजल्ट जो शो ऑफ हैंड तुमने गिने हैं उनका रिजल्ट अनाउंस करने से पहले या अनाउंस करने के बाद, बिफोर आर ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑफ एनी रेजोल्यूशन ऑन अ शो ऑफ हैंड, जब किसी रेजोल्यूशन को अगर पढ़ा गया और उसका रिजल्ट अनाउंस अभी करना है या कर दिया है और उसका रिजल्ट तुमने अनाउंस करना है ऑन शो ऑफ हैंड। आ पोल, ये पोल की रिक्वेस्ट आ सकती है, पोल में बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन, चेयरमैन खुद कह सकता है खड़ा होके नहीं भाई पोल कर लें, ऑन इट्स ओन मोशन, अगर चेयरमैन को फील हो कि पोल करवाना चाहिए तो उसको अख्तियार दे दिया कंपनीज एक्ट 2017 ने कि खुद जो है एक पोल करवा लो। एंड शैल बी का मतलब कि लाजमी हो जाएगा, एंड शैल बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय हिम, शैल बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय हिम, फिर वो लाजमी एक हुक्म देगा ऑन अ डिमांड मेड इन दैट बिहाफ बाय द मेंबर नॉट हैविंग लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, अगर 1/10 में 1/10 टोटल वोटिंग पावर के मेंबर्स कह दें कि शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं करवानी, एक पोल करवाया जाए, तो चेयरमैन लाजमी ऑर्डर देगा कि एक पोल करवाया जाए। मेंबर में प्रेजेंट इन पर्सन आर थ्रू वीडियो लिंक आर बाय प्रॉक्सी वेयर अलाउड, कहता है इसमें मेंबर जो हैं वो दोनों तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सॉरी तीनों तरह से, इंडिविजुअली, पर्सनली, वीडियो लिंक और थ्रू प्रॉक्सी। डिमांड फॉर पोल में बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द मेंबर्स हु मेड द डिमांड, अगर ये सारे जो 10% वाले लोग थे जिन्होंने शोर मचाया था कि शो ऑफ हैंड से वोटिंग जो रेजोल्यूशन है उसका फैसला ना किया जाए, एक मिनट,
जी बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। अच्छा, अगर ये वाले लोग जिन्होंने डिमांड की थी कि बाय मीटिंग की किसी भी रेजोल्यूशन का रिजल्ट शो ऑफ हैंड कबूल नहीं होगा, पोल करवाया जाए, तो कहता है लॉ ने इनको इख्तियार दिया कि पोल होने से पहले आप अपनी डिमांड जो है उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। पोल थ्रो सीक्रेट बैलेट व्हेन अ पोल इज डिमांडेड ऑन एनी रेजोल्यूशन, जब भी एक पोल डिमांड किया जाएगा, इट मे बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बाय द सीक्रेट बैलेट ऑफ इट्स ओन मोशन एंड शैल बी ऑर्डर टू बी टेकन by him on demand made in that behalf by the member not having। यही मैंने इस बात को दोबारा एक्सप्लेन किया गया सेक्शन नंबर 144 में। टाइम फॉर टेकिंग पोल, जब एक रिक्वेस्ट आ जाएगी चेयरमैन के पास कि किसी रेजोल्यूशन का जो रिजल्ट है उसको थ्रू पोल के जरिए अनाउंस करना है, तो उसका टाइम क्या होगा। टाइम फॉर टेकिंग ऑफ पोल, a poll demanded on election of chairman or on question of adjournment shall be taken forthwith। कहता है अगर तो पोल डिमांड किया गया है ना कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, उसको सेलेक्ट करना है, या इस क्वेश्चन के ऊपर कि मीटिंग को अभी एडजॉर्न किया जाए या कंडक्ट फर्दर किया जाए, तो वो कहता है ये पोल उसी टाइम ले लो, शैल बी टेकन फोर्थ, उसी टाइम वोटिंग करवा लो इसकी। अ पोल डिमांडेड ऑन एनी अदर क्वेश्चन, अगर किसी और रेजोल्यूशन के ऊपर एक पोल डिमांड कर लिया गया on any other question shall be taken at such time not more than 14 days from the date on which it is demanded। जैसे आज मीटिंग हो रही है, मेंबर ने रिक्वेस्ट कर दी कि पोल करवा लिया जाए, तो 14 दिनों का टाइम है, 14 डेज का टाइम है वो पोल कंडक्ट करवाने के लिए। एज द चेयरमैन ऑफ मीटिंग में डायरेक्ट, जैसे कि चेयरमैन ऑफ मीटिंग डायरेक्ट करेगा। When a poll is taken, जब पोलिंग करवाई जाएगी, the chairman or his nominee and the representative of the member demanding the poll shall scrutinize the vote given on the poll and the result shall be announced by the chairman। Chairman has have the power to regulate the manner in which the poll shall be taken। चेयरमैन के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इनको मैनर्स बताएगा कि वोट कैसे डालना है। एज अ रिजल्ट ऑफ द पोल, द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल डीम टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग। कहता है जब पोल का रिजल्ट आ जाएगा तो वो सोचा जाएगा कि इस मीटिंग का रिजल्ट, इस मीटिंग की रेजोल्यूशन का रिजल्ट भी यही है, ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल इज वाज टेकन। इसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन, ये जब हमारा पास कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 मौजूद था तो ऐसी कोई कंडीशन मौजूद नहीं थी। ये कंपनीज एक्ट 2017 ने, कंपनीज एक्ट 2017 ने ये प्रोविजन ऐड की थी। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर थ्रू सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या है। मीटिंग में आए बगैर मेंबर्स जो होते हैं वो एक रेजोल्यूशन को भी अप्रूव कर सकते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, इसको याद रख लेना, इसका एमसीक्यू बना लेना। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। कहता है कि लाजमी नहीं कि तुम हर रेजोल्यूशन के लिए बार बार मीटिंग कॉल करो। तुम्हें एक ऑप्शन दी जाती है कि तुम थ्रू सर्कुलेशन तुम एक मीटिंग कंडक्ट करो, एक रेजोल्यूशन अप्रूव करवा सकते हो। सर्कुलेशन का मतलब द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, इन दोनों के पास इख्तियार है। मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो जाएं या पब्लिक अनलिस्टेड, ऐसी कंपनी की बात होने जा रही है पब्लिक की जो कि लिस्ट नहीं हुई, इन दोनों की बात होनी जाती है। में पास आ रेजोल्यूशन, वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं किसी भी करारदाद के अगेंस्ट में या उसके हक में वोट दे सकते हैं बाय सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के थ्रू, signed by all the members for the time being entitled to receive the notice of the meeting। ऐसी रेजोल्यूशन नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ ही भेज दी जाती है और उन्हें बता दिया जाता है कि इस रेजोल्यूशन के अगर आप हक में हैं तो यस, अगर नो में हैं तो नो में जवाब लिख के वापस पोस्ट कर दी जाए। Any resolution passed shall be as valid
अगर इस तरीका से कोई तुमने करारदाद कोई रेजोल्यूशन पास करवाई तो कहता है वो शैल बी एज वैलिड, वो ऐसे ही वैलिड होगी, एंड इफेक्चुअल, और उसका इफेक्ट ऐसे ही होगा एज इफ इट हैड बीन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ड्यूली कन्वीन्ड एंड हेल्ड। ठीक है, कहता है अगर तुम ऐसे सर्कुलेशन से कोई रेजोल्यूशन पास करवा लोगे तो ऐसा सोचा समझा जाएगा और इसका वही सारे इफेक्ट्स होंगे और इसको ऐसे ही सोचा समझा जाएगा जैसे तुमने सच में एक मीटिंग करवाई थी, सच में ऐसी मीटिंग करवाई जो कि लॉफुली कन्वीन्ड और लॉफुली कंडक्टेड थी। रेजोल्यूशन शैल नॉट डीम टू हैव बीन ड्यूली पास्ड, कहता है फिर ये रेजोल्यूशन हम सोचेंगे पास नहीं हुई अनलेस, जब तक तुम क्या नहीं करोगे, द रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर्स इफ एनी टू ऑल द मेंबर। कहता है अगर तुमने ये रेजोल्यूशन पास करवानी है ना तो इस रेजोल्यूशन को लिखो और इसके साथ सारी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जांपल ली, कंपनी को लोन की ज़रूरत है और हैवी लोन है, या कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की, नोटिस के साथ भेजी और नोटिस के साथ सारी डिटेल वर्किंग भेज दी कि इस इन्वेस्टमेंट से हमें ये फ़ायदा होगा, कंपनी क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, तो वो सारी चीज़ें लिख के भेज दी गई। A member agreement to a written resolution passed by circulation one signified may not be revoked। कहता है मेंबर एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि अगर आप हमें सर्कुलेशन के थ्रू रेजोल्यूशन भेजेंगे, अगर उन्होंने ऐसा सिग्निफाई किया तो ये एग्रीमेंट बाद में विड्रॉ नहीं हो सकता। रेजोल्यूशन शैल बी नोटेड एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एंड मेड द पार्ट ऑफ सच मीटिंग। इसके बाद जो एक्चुअल मीटिंग होगी ना मेंबर की, तो कहता है इस रेजोल्यूशन को उस मीटिंग के मिनट्स में तुम लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक आज मैंने टॉपिक कवर किया। अब ये भी सुन लें, रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजॉर्न मीटिंग। Resolution passed at adjourned meeting where a resolution is passed at adjourned meeting। कहता है जहाँ एक मीटिंग एडजर्न हो जाए, जहाँ एक मीटिंग एडजर्न हो जाए और एडजर्न मीटिंग पे आप कोई रेजोल्यूशन पास करते हो, जैसे कि लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है, आज तारीख है 19, नहीं आज तारीख है 18, आज तारीख है 18, आज 18 सितंबर है, तो आज किसी रेजोल्यूशन का फैसला नहीं हुआ, वो रेजोल्यूशन हमने मीटिंग एडजर्न की अगले हफ्ते, लेट्स सपोज 27 सितंबर है, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो गई। तो कहता है इस रेजोल्यूशन का इफेक्ट कहाँ लिखना है, 18 तारीख से देना है या 27 तारीख से देना है, इसके ऊपर रिक्वायरमेंट है। वेयर अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एडजॉर्न मीटिंग ऑफ अ कंपनी, या कोई भी मीटिंग हो जाए, शेयर होल्डर्स ऑफ एनी क्लास ऑफ द कंपनी, board, creditors of the company, the resolution shall for all purpose be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed and shall not be deemed to have been passed on any earlier date। ठीक है, वो रेजोल्यूशन जिस तारीख पे पास होगी, कहता है उसी तारीख से उसका इफेक्ट माना जाएगा और ऐसा नहीं सोचा जाएगा कि इस रेजोल्यूशन के लिए तो मीटिंग हमने स्टार्ट करवाई थी 18 तारीख से, तो इस रेजोल्यूशन का इफेक्ट जो है 18 तारीख से देना है। कहता है किसी भी एडजॉर्न मीटिंग कोई भी हो जाए, इसने जनरल बात की, वो कंपनी की हो जाए या किसी पर्टिकुलर क्लास की हो जाए या किसी डायरेक्टर की हो जाए या किसी डायरेक्टर या क्रेडिटर्स की मीटिंग हो जाए, कोई उनके ऊपर कोई रेजोल्यूशन अगर पास करते हैं और एडजॉर्न मीटिंग पे पास करते हैं तो उसका इफेक्ट उसी तारीख पे आएगा जिस तारीख पे ये पास हुई है। और लास्ट सेक्शन जो आज के लेक्चर में मैंने पढ़ना है वो है पावर ऑफ कोर्ट। मीटिंग की रिक्वायरमेंट है डियर कि मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कंडक्टेड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। मीटिंग की ये रिक्वायरमेंट है, लॉ ने फिक्स की है कि मीटिंग को वैसे ही बुलाना है जैसे बोला गया है, इसको कहते हैं प्रॉपरली कन्वीन्ड। मीटिंग को वैसे ही ऑर्गेनाइज करना है जैसे कि बोला गया है।
इसको कहते हैं प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड। फिर मीटिंग की कार्रवाई को, उसकी वोटिंग को वैसे ही कंडक्ट करवाना है जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। इसको बोलते हैं प्रॉपरली हेल्ड। ठीक है। पावर ऑफ कोर्ट। पावर ऑफ कोर्ट क्या है? अगर इन तीनों बातों में से कोई एक बात प्रूव हो जाए, अगर इन तीनों बातों में से कोई एक बात प्रूव हो जाए कि दैट द मीटिंग वाज नॉट प्रॉपरली कन्वीन्ड, कि मीटिंग को उस तरह से नहीं बुलाया गया जिस तरह बुलाना चाहिए था, मीटिंग वाज नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, मीटिंग को उस तरह से नहीं ऑर्गेनाइज किया गया जिस तरह बोला गया था, एंड मीटिंग वाज नॉट परफॉर्म्ड इन दैट मैनर दैट वाज ऑलरेडी एडवाइज्ड, और मीटिंग को उस मैनर से नहीं ले के चला गया जो आप लोगों ने बताया था, तो कोर्ट के पास एक पावर है। द कोर्ट में ऑन पटिशन बाय मेंबर्स holding at least 10% of the voting power declare the proceeding of a general meeting or part thereof invalid, और कोर्ट हुक्म देगा एंड डायरेक्ट द होल्डिंग फॉर फ्रेश जनरल मीटिंग। कहता है अगर कोर्ट के पास 1/10 की मेजोरिटी चली जाए तो कोर्ट उनकी रिक्वेस्ट पे किसी एक खास मीटिंग को या उसकी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को, किसी एक रेजोल्यूशन को इनवैलिड करार दे सकता है, और कोर्ट हुक्म देगा कि इसके लिए एक फ्रेश मीटिंग हेल्ड की जाए। पिटीशन शैल बी मेड विद इन 30 डे ऑफ सच इम्पंज्ड मीटिंग। ऐसी जो खराब मीटिंग हुई है उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपने ये रिक्वेस्ट कोर्ट को देनी है। पिटिशनर दरख्वास्त गुजार पिटिशनर शैल प्रूव द कोर्ट, पिटिशनर फिर कोर्ट में प्रूव करेगा दैट दे वर प्रिवेंटिंग फ्रॉम यूजिंग इफेक्टिवली देयर राइट्स। पिटिशनर मीटिंग में ये कोर्ट के सामने ये प्रूव करेंगे कि हमें मीटिंग में जो था, हमने अपने मीटिंग में हमें हमारे राइट्स को अच्छी तरह यूज करने नहीं दिया गया। पिटिशनर शैल प्रूव टू द कोर्ट दे वर प्रिवेंटेड, उनको रोका गया किसी जरिए से, फ्रॉम यूजिंग देयर राइट्स इफेक्टिवली बाय द रीजन ऑफ मटेरियल डिफेक्ट्स और ओमिशन इन द नोटिस। वो बताएंगे कि इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की है, इन्होंने कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास कर दी है जिसमें हमें बताया ही नहीं गया था, नोटिस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, अगर इंफॉर्मेशन थी तो उसके मटेरियल फैक्ट्स इन्होंने छुपाए हैं। और इरेगुलरिटी इन द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, या मीटिंग में इन्होंने वो तरीकाकार नहीं अपनाया जिसके ज़रिए रेजोल्यूशन पास होती है, तो ये पटिशनर कोर्ट में प्रूव करेंगे। फिर कोर्ट ने बता दिया, इस सेक्शन ने बता दिया, सॉरी कंपनीज एक्ट ने बता दिया कि एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस, कि बाय चांस अगर कोई एक्सीडेंटल ओमिशन हो गई है, नोटिस नहीं भेजा गया, और नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ एनी मीटिंग। कहता है एक्सीडेंटल ओमिशन, ऐसी ओमिशन हुई है जो कि एक्सीडेंटल है, आपने नोटिस जो है ड्राफ्ट भी ठीक किया, सही उसे प्रीपेड किया, पोस्ट भी कर दिया, लेकिन एक्सीडेंटल ओमिशन हुई है, कोई कंपनी से, किसी कुरियर कंपनी से गलती हो गई है, तो कहता है ऐसी एक्सीडेंटल ओमिशन के ऊपर आप शोर नहीं बचाएंगे, और ना कोई ऐसा बंदा शोर मचाएगा कि अगर उसने उसके एड्रेस पे नोटिस भेजा गया, प्रॉपरली हमने सर्व्ड कर दिया और सेक्शन नंबर 55 की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, और नॉन रसीड नोटिस के ऊपर भी मीटिंग को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। अब जिस बच्चों का क्वेश्चन है, जिन लोगों का क्वेश्चन है, वो ज़रा हैंड रेज कर ले ताकि अंडरस्टैंडिंग आज हमारी क्लियर हो जाए। आज मैंने आपको क्लियर करवाया प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड और प्रॉपरली कंडक्टेड। ये सारा एक प्रोसेस था, ये मैंने इसको कैटेगराइज किया सेक्शन नंबर 131 से लेकर सेक्शन नंबर 151 तक, 131 से लेकर 153 तक, ये सारे सेक्शन, इनकी लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक डायग्राम बनाई और आपके साथ एक पूरा प्रोसेस डील कर दिया कि कैसे एक मीटिंग बुलाई जाती है, कैसे एक मीटिंग बनाई जाती है और कैसे एक मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है। जी, किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें, मैं उनका माइक जो है वो अलाउ कर देता हूँ। हेलो।
जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सर ये ना स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करने हैं मुझसे। सर माइक का तो मैं कराची से मना कर दिया गया है। अच्छा अच्छा, वो मैसेज आया था आपकी तरफ जी जी से, सर। ठीक है। वो मुझे वो मैडम नाज़िया ने कहा था कि आप टीचर को कर दें, फिर कोई मसला है तो टीचरों के हमसे बात कर लें। आंसर क्वेश्चन में सर देख लें क्वेश्चन, अब क्यों अभी 2 दिन तो अभी उन्होंने तो मुझे कहा कि अभी 2 दिन अभी चलें अपने। जी चलें सर। ठीक है, मैं इनको कह देता हूँ कि काइंडली आप ना क्वेश्चन टाइप कर दें, फिर जी जी उसका सर। मैं जवाब देता हूँ जी। जी जी सर। जी जी बच्चों, सब लोगों को ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो टाइप करे। टेक्निकल इशू की वजह से हैंड रेज जो है वो नहीं होगा, ना माइक ओपन होगा। टेक्निकल इश्यूज की वजह से ना हैंड रेज होगा ना माइक ऑन होगा। काइंडली जो है टाइप करें, ताकि मैं आपके जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकूं। जो क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं मैं बारी बारी उनको रिप्लाई करूंगा। अच्छा, मोहम्मद इकबाल साहब का मैंने जवाब दे दिया था कि कंपनीज एक्ट कवर करता है बोर्ड मीटिंग्स को, लाजमी करता है, ठीक है, लाजमी करता है। जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। क्या शेयर होल्डर की कोई लिमिट होती है? क्या शेयर होल्डर की इज़ा, आपका क्वेश्चन जो है ये क्लियर नहीं है मेरे मुताबिक कि कौन सी लिमिट आप पूछ रही हैं। काइंडली इसको दोबारा टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर शेयर होल्डर खुद भी ना आए और अपनी प्रॉक्सी भी ना भेजे तो उसकी मर्ज़ी भाई, उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। देखो रिजवान, आपने पैसे लगाए हैं, आप अगर अपने पैसों का ख्याल नहीं रखेंगे, डायरेक्टर फिर जो करना चाह रहे हैं वो करेंगे, ठीक है। आपने अगर 10 लाख रुपया लगाया है यार, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपने अपने खून पसीने की कमाई लगाई है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है मीटिंग में जाओ और वहाँ जाके देखो कि आपके पैसों से इन्होंने पूरे साल में क्या किया है, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई है, क्या डिविडेंड अनाउंस किया है, क्या होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स इज़ आल्सो ऑर्डिनरी। जी ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये भी ये लिखा हुआ है मैंने, हमने पहले लेक्चर में ये कवर कर लिया था। सर हम चेंज भी कर सकते हैं परसेंटेज? ये भी क्वेश्चन काइंडली दोबारा लिखें सुलेमान, मुझे नहीं पता कौन सी परसेंटेज आप कह रहे हो। अच्छा, फिर है मौज़म का 50% ऑफ कोरम आर टोटल मेंबर्स। सुलेमान मौज़म काइंडली यार दोबारा क्वेश्चन टाइप करो, मुझे नहीं पता 50% ऑफ कोरम या टोटल मेंबर कहाँ से आप पूछ रहे हो। सर व्हाट इज़ द पोस्टल बैलेट? निम्रा, पोस्टल बैलेट की ये डेफिनेशन है, देखें। पोस्टल बैलेट एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर, जैसे लेट सपोज हमने एक ऑडिटर को सिलेक्ट करना है, मीटिंग में कह दिया गया कि इसका पोल करवाया जाएगा और वो रिक्वेस्ट आई 1/10 जिसके पास वोटिंग पावर थी, वो सारे मेंबर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई। अब इसका एक तरीक़ाकार है, तो कहता है उनमें से एक तरीक़ाकार है वोटिंग का पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट होता क्या है? पोस्टल बैलेट में आप अपनी राय पोस्ट करते हैं, एक लेटर के थ्रू या ईमेल करते हैं। इसके ऊपर डिटेल में रेगुलेशन मौजूद हैं एसईसीपी की, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो पोस्टल बैलेट की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको क्लियर कर दी। अच्छा, उसके बाद है, सर प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें अगेन वोटिंग टू बी शो ऑफ हैंड इन फर्स्ट इंस्टेंस। कहता है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन पढ़ी जाएगी, आप किसी ख़ास मकसद के लिए मीटिंग में आए हैं ना, तो वो मकसद उन्होंने पहले लिखे हुए हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। कहता है जब तुम कोई बिजनेस पढ़ोगे ना, तो उसके इंगेस्ट या उसके खिलाफ तुमने वोटिंग लेनी है शो ऑफ हैंड। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब कि लाजमी ये काम करना है तुमने। वो बाद की बात है कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर तुम कोई पोल डिमांड करवाओ या ना करवाओ, लेकिन आते ही तुमने कहना कौन कौन बंदा हक में है हाथ खड़ा करे, ठीक है, तो वो सारे बंदे हाथ खड़ा कर देंगे। तो ये होती है बाय शो ऑफ हैंड्स। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन नंबर 145 का पार्ट बी रिपीट कर दें प्लीज़, और 145 का पार्ट नंबर बी साथ 145 का पार्ट नंबर बी, ये पार्ट नंबर बी। अपोल अपोल इसको शुरू से पढ़ लेते हैं यार। अपोल डिमांडेड, कहता है पोल कब हमने करना है, ये जो पोल, ये जो पर्चियां हमने डालनी है ना, ये कब हमने ये काम करना है। कहता है अगर तो क्वेश्चन हो ना मीटिंग में कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, या मीटिंग हमने स्टार्ट करनी है या इसको
एडजॉर्न करता है, तो कहता है पोल उसी वक्त ये डिब्बा रखो और उसी वक्त राय ले लो सबकी, ठीक है, उसी वक्त पोल करवा लो यस और नो का। कहता है इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, इसके अलावा कौन से क्वेश्चन है, या तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस जो 4 हैं हमारे पास, अडॉप्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, उसके बाद डिविडेंड है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स है, और एक और रह गया। तो अगर इनके ऊपर कोई क्वेश्चन है या कोई स्पेशल बिजनेस के ऊपर कोई क्वेश्चन है, उसका पोल लेना है, तो कहता है जी 14 डेज़ का टाइम है। विद इन 14 डेज़ अगर वो रिक्वेस्ट आई है पोल की, तो चेयरमैन आपको डायरेक्ट करेगा, विद इन 14 डेज़ का टाइम है, जो दिन मुकर्रर होगा उसके ऊपर वोटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जब ये पोल टेकन किया जाएगा, जब ये पोल होगा, चेयरमैन खुद खड़ा हो जाए या चेयरमैन किसी को नॉमिनेट कर दे कि तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ, उसके बाद जो 1/10 मेजोरिटी वाले मेंबर्स हैं वो सब लोग नहीं आएंगे, उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा जब ये पोलिंग होगी, और वो सिक्रूटिनाइज द वोट, वोटों की गिनती कर लेंगे फिर, ठीक है। ये था सेक्शन नंबर 145। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर प्लीज़ गाइड हो आई गेट नोट, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बार बार हमने ग्रुप जो बनाए हैं उनमें नोट्स जो हैं पेस्ट किए हैं, तो अगेन जो है आपको मिल जाएंगे। सर रेजोल्यूशन पास एट एडजर्न मीटिंग की लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दें, तो उसने कहा था एडजर्न मीटिंग की लास्ट लाइन, रेजोल्यूशन शेल फॉर ऑल पर्पस बी ट्रीट, कहता है अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुई है ना एडजॉर्न मीटिंग, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, देखो इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, इसको ख़त्म कर दो। Where a resolution is passed at adjourned meeting, the resolution shall for all purpose be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed, ठीक है। जहां एक रेजोल्यूशन आप पास करो एडजर्न मीटिंग पे, तो रेजोल्यूशन को समझा जाएगा कि ये उस दिन पास हुई है, सॉरी उस दिन पास हुई है जिस दिन ये एक्चुअली पास हुई है, एंड शैल नॉट बी डीम टू हैव बीन पास्ड ऑन एनी अर्लियर डेट, और ऐसा नहीं सोचा जाएगा कि किसी अर्लियर डेट पे ये रेजोल्यूशन पास हुई है, ठीक है। सर प्लीज़ लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, सॉरी सुलमान यार, इसको दोबारा अगेन लिखो, कौन सा लास्ट पॉइंट, सर प्लीज़ टाइम फॉर पोल दोबारा एक्सप्लेन कर दें, मैंने तहरीम कर दिया टाइम फॉर पोल ना, दोबारा एक्सप्लेन मैंने अभी कर दिया कि पोल जो है कब हमने कंडक्ट करवाना है, विद इन 14 डेज़ का टाइम होता है। अगर तो क्वेश्चन है कि वो, एक मिनट, अगर तो क्वेश्चन है कि ये चेयरमैन का इलेक्शन करना है या एडजॉर्नमेंट करनी है, तो वो पोल वहीं पे कंडक्ट किया जाएगा। इसीलिए इसके बाद प्लीज़ ऐड मी व्हाट्सएप ग्रुप, तो नंबर एक शेयर किया गया था लेक्चर में, आपको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, तो उस नंबर पे मैसेज कर दें, आपको ऐड कर लिया जाएगा। सर उसके बाद क्वेश्चन है, अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग पावर होती है तो उसका तो कोई प्रूफ नहीं होता, तो अगर बंदा बाद में मुकर जाए, देखिए ऐसा नहीं होता रिजवान, रिजवान ऐसा नहीं होता। सेक्रेटरी और जो होते हैं ना मीटिंग को कंडक्ट करने वाले, अगर आप जब हैंड रेज करते हैं ना तो वो आपको नोट करते हैं, ठीक है, आपको नोट करते हैं, आपकी वोटिंग पार्ट लिखी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बाद में मुकर जाए, उसने कहा कि जब वोटिंग पार्ट लिखी जाए और प्रूव हो जाए और जो चेयरमैन है वो रिजल्ट अनाउंस कर दे, ठीक है, वो रिजल्ट अनाउंस कर दे, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि रेजोल्यूशन पास हो गई। हाँ अगर आप ये कह दो कि आपके पास और कितने ज़्यादा मेंबर कह दें जी हमने तो हाथ खड़ा नहीं किया था, इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर ली और मेजोरिटी भी नहीं बनती, आप कोर्ट के पास चले जाएं, आप उनको बताएं कि हमने हाथ खड़ा नहीं किया था और ये रेजोल्यूशन ऐसे पास हुई है, आपको फिर वहां पे जाके प्रूव करना होगा भाई, ठीक है। आजकल तो मीटिंग की वीडियो भी बनती है, एससीसीपी की तरफ से रिक्वायरमेंट आ गई है भाई कि वीडियो बनाई जाए, तो ऑनलाइन वीडियो बनती है रिजवान, ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। नबीला कह रही है कैन यू एक्सप्लेन द वोटिंग पावर बाय शेयर विद एन एग्जांपल, तो नबीला मैंने स्टार्ट पे एक एग्जांपल शेयर की थी
मैंने स्टार्ट पे एक एग्जांपल शेयर की थी नबीला के इन केस लेट्स सपोज वोटिंग पावर अगर शेयर, 1 मिनट ठहरे ज़रा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा नबीला, मैंने ये एग्जांपल शेयर की थी और लॉ में रिक्वायरमेंट है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो हर मेंबर के पास एक वोट होगा, ठीक है। अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो हर मेंबर के पास उतने वोट होंगे जितनी के पेड अप वैल्यू की, पेड अप कैपिटल की वैल्यू है, प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द कैपिटल। लेट्स सपोज आपके पास 10 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो आपके पास जो आपकी वोटिंग पावर बनेगी वो 100 वोट्स बनेंगे, ठीक है। क्रिस्टोफर ने कहा सर नोट शेयर कर दें, कर दिए थे यार मैंने। उसके बाद क्या चेयरमैन भी वोस्ट कार्ड कास्ट करता है? चेयरमैन अगर फरहान इकबाल, अगर तो वो मेंबर है कंपनी का, ठीक है। चेयरमैन अभी हमने पढ़ना है, डायरेक्टर अभी पढ़ने हैं। डायरेक्टर्स के भी वोट होते हैं। अगर चेयरमैन कंपनी का मेंबर है, कंपनी का शेयर होल्डर है, तो डेफिनेटली इनके भी वोट होते हैं, ठीक है। ये वोट कैसे कास्ट करते हैं ये भी हमने अभी पढ़ना है कि डायरेक्टर्स वोट कैसे कास्ट करेगा और चेयरमैन वोट कैसे कास्ट करेगा। सर्कुलेशन ऑफ मीटिंग के केस में नोटिस के साथ जो रेजोल्यूशन आती है उसके भी साइन करके भेजना होता है शेयर होल्डर ने उसी टाइम या फिर मीटिंग से पहले किसी दिन। देखें रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का नूर एससीसीपी ने एक अलाउ कर दिया तमाम मेंबर्स को, कंपनी को, कि अपना बिजनेस जो है ना इफेक्टिवली रन करें। बार बार अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो सबको इकट्ठा करने नहीं बैठ जाना। तो प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई डिसीजन लेना है किसी से, अपने मेंबर से, तो आप नोटिस में लिख दें कि हमें इतनी तारीख तक ना आपके जवाबात चाहिए कि आप इसको पास करते हैं या नहीं पास करते, ठीक है। उसका पूरा एक सेक्शन जो है मैंने डिटेल में बता दिया। और जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाती है इसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे आपने इसके लिए सच में एक मीटिंग करवाई थी। और जो नेक्स्ट मीटिंग जो भी होगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो जाए या एनुअल जनरल मीटिंग हो गए, जो भी मीटिंग नेक्स्ट एक्चुअल होगी ना उसमें ये जो 149 सेक्शन कहता है उसमें इस रेजोल्यूशन को उस मीटिंग का हिस्सा बना दिया जाएगा, मिनट्स में लिख दिया जाएगा। सर व्हाट इज कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर? कमीशन का मतलब होता है एससीसीपी, ठीक है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कमीशन का मतलब होता है एससीसीपी की अप्रूवल। सर प्लीज ऑर्डिनरी बिजनेस में फर्स्ट टू लाइन रिपीट कर दें। एंड आपने कहा था चेयरमैन 5 रेजोल्यूशन पर एक्शन ले सकता है, ये भी मैंने नहीं कहा 5 रेजोल्यूशन पर एक्शन ले सकता है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा 5 रेजोल्यूशन पे वो एक्शन ले सकता है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती ये है जिसमें आपको वोटिंग पावर मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी आती है 50%, 51% से मेजॉरिटी आती है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करवाई जाती है ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? वो 4 बिजनेस है हमारे पास ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे, नोटिस में लिखे जाते हैं। ये देखो ये जो 4 बिजनेस होंगे ना, ये वाले 1 2 3 4, ये ऊपर वाले 4 बिजनेस, इन चारों बिजनेस के ऊपर ना 51% की वोटिंग चाहिए, फिर ये पास होंगे। ये चारों बिजनेस, ये पांचों बिजनेस हैं 5, ये पांचों बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। ये पांचों बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। इन पहले चारों के लिए जिसमें मिनट्स को कंफर्म करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करना है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, फिर ऑडिटर को सिलेक्ट करना है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। इनमें हमें 51% की वोटिंग चाहिए। हाँ, जो एक ऑर्डिनरी बिजनेस है ना 5वां, इसका एक अपना तरीक़ेकार है।
इसको एक अलहदा तरीक़ेकार है, इसका सेक्शन भी अलहदा है, इसको हम डायरेक्टर में पढ़ेंगे कि ये डायरेक्टर सेलेक्ट कैसे होता है, ये रेजोल्यूशन कैसे पास होती है। ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? ऐसा बिजनेस जिसके लिए 51% की मेजॉरिटी चाहिए, 51% की वोटिंग चाहिए। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी बिजनेस जो है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ईज़ा ने कहा सर कि ए कंपनी के मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? देखिए, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देखें तो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी। ठीक है सर। आर्टिकल में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए परसेंटेज चेंज नहीं भाई, लॉ ने डिफाइन कर दिया और ऐसा कोई राइट नहीं दिया आपको यहाँ पे कि आप कह दें कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तब पास होगी जब 20% के शेयर इकट्ठे होंगे ना, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट। आर्टिकल की बात वहाँ पे आती है जहाँ ये लॉ खुद अनाउंस करे। ये जब कंपनी अपने आर्टिकल बनाएगी ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एज इट इज़ उठा के लिखेगी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती क्या है, और स्पेशल रेजोल्यूशन भी ये कंपनी अपने आर्टिकल में एज इट इज़ उठा के लिखेगी। कंपनी वहाँ पे चेंज कर सकती है, जैसे कोरम में कंपनी एक्ट ने अलाउ किया था कंपनी को कि कम से कम अपने आर्टिकल में ये बंदे लिख लो, अगर तुम इस पे रजामंद नहीं तो अपने आर्टिकल में कोई इससे लार्जर अमाउंट लिखो, वहाँ पे चॉइस दे दी। फिर अली खान का है, अगर एक पर्सन ने शेयर बाद में परचेज किए हैं तो उसकी वोटिंग पावर उसकी परचेजिंग वैल्यू के हिसाब से। परचेज वैल्यू नहीं भाई, मैंने जब स्टार्ट करवाया था ना, मैंने जब ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाया था तो मैंने कहा था मेरी कहानी को ज़रा गौर से सुन लेना। प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ द पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? ये बैलेंस शीट में लिखा जाता है, कैपिटल की असल वैल्यू, उसके मुताबिक उसकी वैल्यू, उसके शेयर होते हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू पे शेयर नहीं होते, और मार्केट वैल्यू से वोटिंग पावर का हिसाब नहीं रखा जाएगा, पेड अप वैल्यू के हिसाब से रखा जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर बता दें शॉर्ट में फॉर फोर, ये बता दिया मैंने। हीरा कहती है सेक्शन नंबर 141, 42, 43 रिपीट कर दें इकट्ठा ही। अच्छा जी, 42, 43 नीचे हैं। सेक्शन नंबर 42 में कहा कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय चेयरमैन ऑन शो ऑफ हैंड। अगर शो ऑफ हैंड से किसी मीटिंग का रिजल्ट अनाउंस करना है ना, तो वो कैसे होगा? डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कहता है जी, किसी भी रेजोल्यूशन का जो रिजल्ट तुमने अनाउंस करना है ना, बाय शो ऑफ हैंड करना है। ठीक है, पहले तो ये बताया कि अगर किसी रेजोल्यूशन के ऊपर चेयरमैन ये कह दे ऑन शो ऑफ हैंड के ऊपर कि रेजोल्यूशन पास हो गई है, या मुतफ़क्का तौर पर पास हो गई है, या पास नहीं हुई, कहता है ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है विदाउट एनी प्रूफ। उसके बाद आपको कुछ और प्रूफ नहीं चाहिए, विदाउट एनी प्रूफ कि ये रेजोल्यूशन पास हो गई या फेल हो गई। ठीक है, फिर कहता है इसका एक और प्रूफ मिलता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी ये अल्फाज लिखे जाते हैं। ये था सेक्शन नंबर 142 का इन शॉर्ट खुलासा। उसके बाद सेक्शन नंबर 143 डिमांड फॉर पोल। अगर शो ऑफ हैंड हो जाए, उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाए, या रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ, पहले ही मेंबर खड़े हो गए हैं कि आप एक पोल करवा लें, फिर कहता है उन मेंबर की वोटिंग पार्ट देखो 1/10 बनती है तो तुम्हें लाजमी पोल करवाना पड़ेगा। पोल का मतलब एक सीक्रेट वोटिंग करवा लो। ठीक है, वो पोल करवाना पड़ेगा। या चेयरमैन खुद कह सकता है, चेयरमैन का जब दिल करे वो कह सकता है कि इस रेजोल्यूशन पे ना आप सब लोग एक पोल ही रख लें। ठीक है, फिर उसके बाद मेंबर्स जो हैं उसने बताया पर्सन में आ सकते हैं, वीडियो लिंक के थ्रू आ सकते हैं, प्रॉक्सी में आ सकते हैं। फिर ये डिमांड फॉर पोल में भी ड्रान एट एनी टाइम। उसके बाद पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कि आपने सीक्रेट बैलेट के थ्रू अगर करवानी है वोटिंग तो उसकी रिक्वेस्ट करें। सीक्रेट बैलेट के लिए 1/10 की टोटल वोटिंग पावर है, और चेयरमैन खुद आपको कह सकता है ऑन इट्स ओन मोशन के वोटिंग जो है थ्रू सीक्रेट बैलेट कर लें। और सीक्रेट बैलेट क्या था? सीक्रेट बैलेट क्या था ये मैंने आपको बताया कि जब आप पोलिंग करते हैं थ्रू सीक्रेट बैलेट, कि आप एक पीस ऑफ पेपर पे अपनी चॉइस लिखते हैं और एक डिब्बे में डालते हैं। क्या सर, क्या रेजोल्यूशन और बिजनेस एक ही चीज़ हैं?
देखें बिजनेस हमने क्या डील करने हैं उसके ऊपर करारदाद, रेजोल्यूशन का मतलब होता है करारदाद कि इसके ऊपर हम रजामंद हैं। बिजनेस का मतलब है कि नोटिस में ऐसे ऐसी ऐसी वो पॉइंट लिखो जो कि तुमने डील करने हैं, उन पॉइंट को पास करने के लिए करारदाद मंजूर की जाती है। ठीक है। अच्छा, कैन शेयर होल्डर आल्सो बी प्रॉक्सी? कैन शेयर होल्डर, देखें शेयर होल्डर हमने प्रॉक्सी में लिखा था कि प्रॉक्सी मस्ट बी अ मेंबर। पहले तो पता होना चाहिए मेंबर और शेयर होल्डर क्या होता है। हर शेयर होल्डर मेंबर, ये अपने पास लिख लो काइंडली, सब लोग लिखो। हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं हो सकता। देखें मैंने एक बात की कि हर शेयर होल्डर मेंबर होता है। एक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, एक कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें भी 100 लोग हैं, इसमें भी 100 लोग हैं। ठीक है। अगर मेंबर्स का वर्ड बोला जाएगा तो इनको रेफर किया जाएगा, इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है। मेंबर का मतलब होता है दोनों के पास मेंबर मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना शेयर होल्डर्स, तो इसका मतलब इसके पास तो शेयर होल्डर मौजूद ही नहीं है, तो शेयर होल्डर इसके लिए भी वर्ड बोल दिया जाता है। तो इसका मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर को बाज दफ़ा शेयर होल्डर के नाम से भी पुकार लिया जाता है, मेंबर के नाम से भी पुकार लिया जाता है। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर तो है ही नहीं, किसको पुकारूं शेयर होल्डर के नाम से, तो फिर मेंबर के नाम से ही पुकार लिया जाता है। याद रखना है मेंबर एक वास्ट टर्म है जो कि दोनों कंपनीज में यूज हो जाती है, लेकिन शेयर होल्डर एक रिस्ट्रिक्टेड टर्म है जो कि हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में ही बोल सकते हैं। और हर शेयर होल्डर याद रखना है कंपनी का मेंबर भी होता है। तो प्रॉक्सी में हमने पढ़ा था कि मेंबर जो है दूसरे मेंबर को अपना प्रॉक्सी बना सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसमें भी शेयर होल्डर बन सकता है। रिजवान का दोबारा आ गया। रिजवान कहता है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन में सर्कुलेशन का भेजना जाता है और वो यस या नो में लिखकर वापस रिटर्न करते हैं। अगर वो रिटर्न ही ना करें, यार ये वही रिजवान बात हो गई ना यार, कैसे ना रिटर्न करें यार। अगर तो तुम्हारे पैसे नहीं लगे तो ना करो। अगर तुम सीरियस नहीं हो इन मामलात में, अगर तुम ऐसे ही हो कि मैंने पेपर फीस जमा करवा दी है, मेरी मर्जी में पेपर दूँ या ना दूँ, तो यार ये तुम्हारा टाइम, तुम्हारा वक्त, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा स्टेक लगा हुआ है। ये बच्चों वाली बातें तो नहीं ना होती कि मैं लिखूँ ही ना और फेंक दूँ, दराज में फेंक दूँ। यार जिसके पैसे लगे होते हैं ना उसका लाजमी कंसर्न होता है। और मीटिंग में तो एक एक बात, फाइनल अकाउंट की एक एक बात ऊंची ऊंची बोल के पूछते हैं डायरेक्टर से, अच्छा जी ये पैसे ऐड पे आपने क्यों इतने ज़्यादा लगा दिए। ये एक वर्ड आपने पढ़ लिया ना कि अडॉप्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये ऐसे ही अडॉप्शन नहीं हो जाती। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन होती है, टफ टाइम मिलता है डायरेक्टर्स को। तो यार ऐसी बातें तो आप ना करो। आपके 3 क्वेश्चन मेरे पास ऐसे ही आ गए जी, अच्छा जी ये ना हो तो ठीक है। स्टेक लगा हुआ है सारा यार, पैसे लगे होते हैं सबके। इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी विद शेयर कैपिटल, ठीक है, सेक्रेट बैलेट will be valid because every person did not have same voting in case of company with share capital। सीक्रेट बैलेट, जी सीक्रेट बैलेट की जो है वो सबके पास पावर है, वोटिंग पावर हर एक की डिफरेंट होगी। शेयर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हर मेंबर का एक शेयर, एक वोट होता है। लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर की मर्जी होती है वोट कैसे कास्ट करना है। सबूर वास्ती कहता है इफ प्रॉक्सी इज आल्सो मेंबर सो हो कैन ही मे वोट टू वोट। देखिए एक तो वो अपना वोट देगा, जब प्रॉक्सी होती है ये देखो मैंने बताया था वो शो करेगा कि मैं दूसरे पर्सन की जगह पे भी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखें ये पहले मेरा वोट गया और फिर प्रॉक्सी, प्रॉक्सी अलहदा से डील किए जाते हैं और उनको भी ऐसे ही डील होता है जैसे मेंबर है, फिर एज अ प्रॉक्सी वो वोट देगा। ठीक है। नुमान कहता है सर प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है ये मैंने आज एक्सप्लेन नहीं किया, इंशाल्लाह कल इसको इंक्लूड कर लेंगे। नुमान क्रिस्टोफर कहता है 149 को सर रिपीट कर दें, तो क्रिस्टोफर 149 जो है 149
अच्छा क्रिस्टोफर, ये मैंने रिपीट कर दिया था यार, शायद आपका क्वेश्चन मेरे पास बाद में आया है। अभी किसी ने पूछ लिया था मुझसे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अगर मज़ीद आप चाहते हो तो इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तैमूर क्या कहता है जी? सर नोट स्लाइड मिल जाएंगे आपको। अच्छा सुलेमान, नंबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है? सुलेमान का भी नंबर यहाँ पे नहीं, हमें व्हाट्सएप करना है आपने, ठीक है? गुलाम अब्बास क्या कहता है? सर आई एम नॉट, ये भी ग्रुप में ऐड कर लेंगे हम आपको, आप मैसेज करें हमें। उसके बाद पोल फॉर एडजॉर्नमेंट शैल बी टेकन ऑन द सेम टाइम एंड द सेम डेट। यस डेफिनेटली, हमने यही पढ़ा कि एडजॉर्नमेंट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन हो कि मीटिंग को फर्दर कैरी किया जाए कि यहाँ पे ख़त्म करके किसी और तारीख पे लेके जाई जाए, या इलेक्शन ऑफ चेयरमैन हो तो वो उसी वक्त हमने जहाँ पे हैं वहीं पे हमने पोल कर लेना है, ठीक है? ये लॉ ने भी कहा। उस्मान कहता है सर ऐड कर दें, ठीक है कर देंगे। सर 14 दिन वाली बात समझ नहीं आई, काइंडली रिपीट कर दें कि आज मीटिंग हो रही है ना, डिमांड आ गई कि नहीं हमें फैसला नहीं मंजूर, इसका आप ना एक पोल करवाएं, तो चेयरमैन के पास इख्तियार है कि वो पोल आज ही करवा ले या इसके लिए कोई टाइम मुकर्रर कर दे। वो टाइम कहता है जी 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सारा क्या कहती है? सर ये सेक्शन 131152 क्रैम करने हैं या अंडरस्टैंड सारा इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ना ऐसी क्लास को जिसका रिटन पेपर होता है तो फिर तो मैं डेली उनका टेस्ट लेता हूँ, डेली उनसे ना ये ज़ुबानी लिखवाता हूँ, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि पेपर आए इस सेक्शन के बगैर, कभी नहीं हुआ, ठीक है? तो ये मैं उनको लिख लिख के याद करवाता हूँ। लेकिन अब जो पेपर है ना ये 60% का हम सबको एक बेनिफिट है कि हमने बस कंप्यूटर पे बैठना है और टिक टिक करना है, ठीक है? तो 60 नंबर का लाजमी, पिछली बार भी जो क्वेश्चन आए इसमें 2-3 क्वेश्चन तो लाजमी आए थे। एक तो मुझे याद है ऑर्डिनरी जो है मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, उसमें से आया। फिर एक उसने पूछ लिया था स्टैट्यूटरी मीटिंग में से। फिर ऑर्डिनरी मीटिंग में से उसने रिटर्न भी पूछा कि ये मीटिंग कब और कहाँ और कैसे होती है, कौन क्लेम करवाता है, ठीक है? वो पूछा उसने 5 नंबर का। अच्छा मोहित क्या कहता है? 50% अप्रूव एंड 50% डिसअप्रूव। अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो कंपनी अपने आर्टिकल में ये सिचुएशन लिखती है। कंपनी के पास इख्तियार है कि अगर 50% की वोटिंग आ जाए तो वोटिंग के कई तरीकाकार हैं, वो पोल करवा लें। अगर पोल में भी ये 50-50 सिचुएशन है तो कंपनी के आर्टिकल में इख्तियार है कि कंपनी अपने आर्टिकल में ये सिचुएशन को लिखे और इसका हल भी बताए, ठीक है? कायनात जवेद, अगर 1000 पेड अप कैपिटल है तो वोट कितने होंगे? देखिए पेड अप कैपिटल ये आपने 1000 जो है ये आपने शेयर लिखे हैं या शेयर की वैल्यू लिखी है? देखो अगर एक शेयर है ना 10 रुपए का और आपके पास एक शेयर है तो आपके पास 10 वोट हैं, ठीक है? अगर एक शेयर है 10 रुपए का, आपके पास 10 शेयर हैं तो आपके पास 100 वोट हैं। अगर एक शेयर है 10 रुपए का, आपके पास 50 वोट और 50 शेयर हैं, तो इस तरह आपके पास 500 वोट हुए, ठीक है? तो उसने कहा कि पेड अप कैपिटल के प्रपोर्शनेट आपकी वोटिंग पावर होगी। सर क्या हैंड रेज पर भी रेजोल्यूशन मेंबर की वोटिंग पावर? हाँ जी, हैंड रेज पे हैंड रेज काउंट होते हैं और उनकी वोटिंग पावर गिनी जाती है। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में सिर्फ हैंड रेज की काउंटिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ हर हैंड रेज का एक वोट है, ठीक है? लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हर मेंबर की शेयर होल्डिंग की परसेंटेज डिफरेंट है। अच्छा चेयरमैन किसी मेंबर को कह सकता है कि उसके पास कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है या चेयरमैन कराएं नहीं होगा? ये क्या क्वेश्चन किया साहब? साहब मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, सॉरी यार, दोबारा टाइप करो। सबूर वास्ती, सर प्लीज़ ऐड मी। सबूर आपको करेंगे यार ग्रुप में ऐड। अच्छा रहब क्या कहता है जी? सर ड्यूरिंग अ जनरल मीटिंग ऑफ ऑफिशियल ऑफ कोर्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग। नहीं यार, मीटिंग में ये कोर्ट का कोई ऑफिशियल नहीं है प्रेजेंट होगा। अच्छा उसके बाद इफ़ 50% अप्रूव डिसअप्रूव ये मैंने बता दिया। अच्छा अगर 100% पेड अप कैपिटल वैल्यू है एक मेंबर की तो उसके वोट कितने होंगे?
तो उसके 1000 वोट ही होंगे कायनात। अगर उसकी पेड अप वैल्यू उसकी बनती है ना 1000, तो उसके 1000 वोट ही होंगे। सबूर कहता है इज़ देयर एनी प्रोसीजर फॉर डिमांडिंग बैलेट इन लॉ इफ़ शेयर होल्डर वांट बैलेट रादर देन ऑन शो ऑफ हैंड। यार पढ़ दिया हमने, सारा सेक्शन पढ़ दिया, सारा सेक्शन पढ़ दिया कि अगर 1/10 की मेजोरिटी के शेयर होल्डर है, वो कहते हैं हमें शो ऑफ हैंड मंजूर नहीं, सीक्रेट बैलेट में जाना है, तो ये वाला सेक्शन है 147। कितनी बार पढ़ दिया मैंने। सर मेरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। सर क्या नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन सर नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, नोटिस देखिए, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन और नोटिस ऑफ मीटिंग दो चीज़ें हैं। ये देखिए नोटिस ऑफ मीटिंग कितना होता है, ये देखो, ये है नोटिस ऑफ मीटिंग। ये जो ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है ना, ये सारी नोटिस ऑफ मीटिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये सारी नोटिस ऑफ मीटिंग होती है। ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस होता है, ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन होता है, ये एजेंडा आइटम होती हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं और दोनों को जोड़ के एक नोटिस कंप्लीट होता है। नोटिस ऑफ मीटिंग सिर्फ आगाही कि भाई जी हम ये एक मीटिंग करने जा रहे हैं, और नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है कि हमने इस मीटिंग में करना क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, क्यों आपको बुलाया जा रहा है आपकी मसरूफियात छोड़ के। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अ मेंबर कैन अपॉइंट प्रॉक्सी, हो गया डील। गुलाम अब्बास बता दिया मैंने डिफरेंस बिटवीन बैलेट एंड पोलिंग। पोस्टल बैलेट में आप एक ख़त के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए अपनी राय बताते हैं। पोलिंग में जैसे पोलिंग स्टेशन होता है, जैसे पोलिंग स्टेशन होता है ना, पर्सनली जाके आप अपनी राय बॉक्स में ऐड करते हैं, बॉक्स में वोट। ये देखो ये पोलिंग स्टेशन बना हुआ है, ये देखो ये लाइन लगी हुई है, ये पोल हो रहा है, इसको कहते हैं पोलिंग। सर आपने कहा था चेयरमैन शेयर होल्डर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसके ऊपर या देखो डायरेक्टर, चेयरमैन, ठीक है, और सेक्रेटरी, इसके ऊपर सबके ऊपर हमने सारी एक मोटी तरह सेक्शन पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा सेक्शन पढ़ने हैं। तो इस जो है ना इनसाइडर इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर तो सिक्योरिटीज़ एक्ट भी पढ़ना है, इसको अभी अपने पास सेव रखो, ये तब पूछ लेना मुझसे। सर आर वी सपोज टू लर्न आर क्रैम दिस सेक्शन, सिर्फ आप इसको अंडरस्टैंड करें, बता दिया मैंने। इकरा कहती है कंडक्ट ऑफ मीटिंग सेक्शन 134 का पॉइंट 2 से ऑनवर्ड दोबारा समझा दे, क्लियर नहीं हुआ। सेक्शन नंबर 134, सेक्शन नंबर 134 जी, कंडक्ट ऑफ मीटिंग। इसमें बताया गया था कि मीटिंग आपने कैसे कंडक्ट करवानी है। कंपनी के जो मेंबर हैं वो वीडियो लिंक के थ्रू आ जाएं, पर्सनली आ जाएं, प्रॉक्सी के ज़रिए आ जाएं। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, हर मेंबर के पास एक वोट है। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, सॉरी, इन केस ऑफ कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, उनके उतने वोट होंगे जितने मेंबर होंगे, ठीक है। गारंटी लिमिटेड में हर मेंबर का एक वोट होगा। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, हर मेंबर के पास उतने वोट होंगे जितनी पेड अप वैल्यू है, प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। उसके बाद इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आर हैविंग नो शेयर कैपिटल, एवरी मेंबर देयर ऑफ शेयर, ये हो गया। ऑन अ पोल वोट में बी गिवन इधर पर्सनली आर थ्रू वीडियो लिंक आर प्रोस, ये भी हो गया। ठीक है जी, मीटिंग का टाइम ओवर होता है। ऑलमोस्ट मैंने 65 जो है वो आंसर दिए हैं आपको। इन केस अगर आपकी अगेन क्यूरी है, इन केस अगर आपकी अगेन क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप की जो डिस्कशन है ये 3 दिन ओपन रहेगी। 3 दिन के बाद ये डिस्कशन ऑफ कर दी जाएगी ताकि कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन ना हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।